नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीम में हूं मैं अनपाल कश्यप। इस समय हम लाडवा में मौजूद हैं और लाडवा में हमारे साथ संदीप गर्ग जी हैं जो तकरीबन 7 साल से समाज सेवा के रूप में कार्य कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, उसी बात को जानने के लिए आज हम लाडवा पहुंचे हैं। और संदीप गर्ग जी, सबसे पहले तो पंजाब केसरी टीम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी चैनल के व्यूअर्स को मैं शुभकामनाएं देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो स्वस्थ रहें और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। सर, सबसे पहले सवाल, समाज सेवा के रूप में आपने कार्य करना शुरू किया है, क्यों किया है, क्या मकसद है? देखिए, मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को समाज सेवा में अपना कोई ना कोई योगदान देना चाहिए, क्योंकि समाज ही एक व्यक्ति को बनाता है, चाहे वह कोई नौकरी करता हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो। जब तक उसकी दुकान पे कोई ग्राहक नहीं आएगा तब तक उसका परिवार फल फूल नहीं सकता। तो कुछ ना कुछ समाज के सहयोग से ही उसका परिवार पलता है। और जितनी भी हम अर्निंग करते हैं, कोई भी कमाई है, चाहे कम है ज़्यादा है, उसका कुछ भाग हमें समाज के लिए समर्पित करना चाहिए। उसी कड़ी को देखते हुए, अपनी जिम्मेवारी को देखते हुए मैं समाज के इस सेवा कार्य में आया। और सबसे बड़ा कारण है कि जो मेरे दादाजी के साथ मेरा एक अलग लगाव था, उन्हीं के साथ मैं रहता था, उनको मैं देखता था। तब तो पुराना समय था कि लोग कोर्ट में जाने की बजाय पंचायतों में ही सभी निपटारे हो जाया करते थे। और जब भी कोई परेशान व्यक्ति उनके पास आता था, सबसे पहले चाय का टाइम है तो चाय पिलानी, खाने का टाइम है तो खाना खिलाना, और उसकी परेशानी को आराम से बैठ के सुनना। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी जब परेशान व्यक्ति आपके पास कोई परेशानी लेकर आके आता है, अगर आप उसकी बात सुन लें तो आधी परेशानी तो उसी वक्त दूर हो जाती है। तो मुझे परिवार से इस समाज सेवा जो मैं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प मिली, वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली। तो आपके मन को शांति भी मिली होगी। देखिए, जो इतनी दुआएं बुजुर्ग देते हैं, इतने आशीर्वाद देते हैं जिसकी कोई कीमत नहीं होती। आप किसी का आशीर्वाद कितने रुपए दे दो, वो आशीर्वाद आपको मिल नहीं सकता। तो ये जो समाज के कार्य करके जो मुझे समाज दुआएं मिलती हैं, और परमात्मा की दुआ और बुजुर्गों की दुआ एक बराबर ही होती है। तो देने वाला मुझे परमात्मा देने वाला है, मैं तो अपने वो दे रहा है और मैं आगे समाज सेवा में के कार्य में अपने पैसे लगा रहा हूँ। तो सर, काफ़ी चर्चाएं हैं लाडवा विधानसभा की। अगर बात की जाए तो भरपेट यानी कि 3 रसोई भी आपके द्वारा चलाई जा रही है, उसमें 5 रुपये में मार्द खाना दिया जा रहा है। उसके पीछे क्या लक्ष्य आप रख मानकर चले हैं? देखिए, कोविड के टाइम एक ऐसा टाइम आया, सारा वर्ल्ड के ऊपर ये संकट गहराया, और बहुत ही बुरा टाइम था। सभी लोग घरों में कैद थे, और जो मजदूर दिहाड़ी करके जो आदमी अपना घर का गुजारा करता था, मेन संकट उसके ऊपर आया। तो हमने देखते हुए कच्चा राशन वहाँ पे बहुत वितरण किया उन दिनों में। और उसके बाद एक जहन में बात आई, 25 मार्च की बात है, मुझे अपने दादाजी की कही बात याद आई कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरना चाहिए। अभी भी आज के दिन बहुत से लोग हैं जो सुबह खाली पेट उठते हैं और खाली पेट ही सो जाते हैं। क्योंकि एक जो मजदूर व्यक्ति है जिसकी 300-400 रुपये दिहाड़ी है, अगर वो बाहर भी खाना खाता है तो 100 रुपये की थाली से कम कोई भी ढाबे पे खाना नहीं मिलता। अगर वो 100 रुपये का खाना खाया, आधी दिहाड़ी उसकी तो वहीं ख़त्म हो जाती है। और कुछ मज़दूरों को अगर दिहाड़ी नहीं मिली तो वो भूखे पेट ही घर चले जाते हैं बिना कुछ पैसे लिए, और सारा परिवार भूखा सोता है। तो तब मेरे दिमाग में आया कि इस तरीके का एक कार्यक्रम शुरू करना चाहिए जिसमें भोजन तैयार किया हुआ लोगों को सर्व करें, जिससे कि एक बार का अन्न उनके पेट में जाए और भरपेट जाए। क्योंकि एक बार का भरपेट अन्न खाया हुआ, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद अगले दिन तक खाना ना भी मिले तो कोई दिक्कत होती है। तो कितनी रसोई लाडवा विधानसभा में चलाई जा रही है और कब से चलाई जा रही है? 1 अप्रैल को हमने शुरू की थी लाडवा रसोई, जो लाडवा में शुरू की लाडवा रसोई के नाम से। 14 मई को हमने शुरू की बबैन में बबैन रसोई के नाम से। 28 जून को हमने शुरू की यारी में सबकी रसोई के नाम से। और आने वाले समय में जो मेरा ड्रीम है वो ये है कि 4-5 गांव को मिला के एक रसोई बनाई जाए। लाडवा हलके में 20 से 25 रसोई की ज़रूरत है, और जल्दी ही हम उमरी में जगह देख रहे हैं कोई मिले। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा मैं अपनी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं का। उन्होंने मुझे पूरा सहयोग किया, उनके साथ मैंने मीटिंग की। क्योंकि आप देखते हो कि भोजन तो हर जगह एक जैसा ही बनता है, परंतु जब लंगर आप खाने बैठते हो उसका स्वाद एक अलग होता है। उसका कारण ये है कि जो वहाँ पे बरताने वाले लोग हैं, उनका जो भाव है वो एक अलग होता है। तो यहाँ पे संस्थाएं जो मेरा साथ दे रही हैं, क्योंकि 37 संस्थाएं लाडवा की मुझसे जुड़ी, एक महीने में एक बार उनका नंबर आता है, वो लोग आते हैं और वहाँ पे खाना वितरण करते हैं, और वो प्रेम भाव से जो खिलाते हैं उसका स्वाद ही कहीं गुना बढ़ जाता है। तो लोगों की, गरीब असहाय लोग हैं, उनकी बात की जाए तो उनके लिए चिकित्सा सेवा भी आप उपलब्ध करा रहे हैं। एम्बुलेंस वगैरह जो सेवा है वो भी आप दे रहे हैं। तो उसका क्या लक्ष्य है, क्या बताइए?
देखिए, मैं सारे हलके में घूमता हूँ। पिछले दिनों जब मैं सभी जगह जहाँ भी मेरा कोई बुज़ुर्ग है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, किसी के यहाँ कोई अनहोनी होगी, तो जाना हुआ तो मैंने देखा 20 से 30 साल के जो बच्चे हैं, उनकी बहुत साइलेंट अटैक से डेथ हुई। और जब उनके घर वालों से पूछा गया कि इसकी डेथ क्यों हुई, क्यों साइलेंट अटैक पड़ा, उनके घर वालों ने कहा तो भला चंगा था, बिल्कुल स्वस्थ था, ठीक ठाक था। परंतु आप जानते हैं कि साइलेंट अटैक अगर किसी बच्चे को हुआ है तो इट मीन्स घर उसके शरीर के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा था। वहाँ से ये आइडिया है कि क्यों ना हम एक मेडिकल लैब एंड मोबाइल लैब एंड शुरू करें, जो कि गांव-गांव जाकर ब्लड सैंपल कलेक्ट करके हम बता सकें कि आपके शरीर में क्या चल रहा है। आज हम 6000 से ज़्यादा ब्लड टेस्ट कर चुके हैं और आप लोगों को ताज्जुब होगा, 600 से ज़्यादा लोगों को शुगर की बीमारी निकली, जिनको ये नहीं पता था कि हमारे यहाँ शरीर के अंदर शुगर की बीमारी भी चल रही है। खेड़ी दबदलान की एक छोटी सी घटना मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। बाई चांस मैं उस दिन कैंप में ही था और एक महिला अपना टेस्ट कराने के लिए आई, और जब उसका वो तो भली चंगी थी, वैसे देख के आ गई कि हमारे खेड़ी दबदलान गांव में एक मेडिकल चेकअप के लिए वैन आई हुई है, तो वो भी करवाने आई बेचारी। और जब उसने चेक कराया तो 550 से ऊपर उसकी शुगर थी। और जब उसको पता लगा तो उसने पहले तो, देखिए कोई भी व्यक्ति अगर ठीक ठाक कैंप में जाए, अपने आप को समझ कर वहाँ से कोई बीमारी मिले, तो वो बहुत दुखी होगा। उसको ये भी लगा कि मैं क्यों दिखाने आ गई। तो 10 मिनट के बाद जब वो नॉर्मल हुई तो उसने परमात्मा का शुक्राना अदा किया कि शुक्र है कि समय रहते मुझे इस चीज़ का पता लग गया। आज अगर ये मेडिकल लैब ना आती तो पता नहीं ये बीमारी मेरा क्या रूप ले लेती और मैं कब डॉक्टर के पास जाती और कौन सा शरीर का अंग मेरा ख़राब हो जाता। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को इसका बहुत लाभ मिल रहा है। इसी कड़ी में हमने एम्बुलेंस सेवा शुरू की। कोई भी व्यक्ति प्रवक्ता ना करे, बीमार हो जाए, परंतु बीमारी कभी कह के नहीं आती। जो असहाय व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, किसी दूसरे बड़े हॉस्पिटल में उसने जाना है, सबसे पहले उसको एम्बुलेंस की आवश्यकता है। और एम्बुलेंस एक ऐसी चीज़ है कि एक तो समय पे मिलती नहीं, मिलती भी है तो वो मनमाने दाम उस वक्त मांगते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने उसके 500 रुपये रखे। वो 500 रुपये भी हमने मान सम्मान के लिए रखे हैं, क्योंकि कुछ से लोग कहते हैं कि हमें फ्री की सेवा नहीं चाहिए, तो उसको ये महसूस ना हो कि मैंने फ्री में इस सेवा को उपलब्ध किया है। जिसके पास नहीं 500 रुपये है तो हम उस पेशेंट को भी लेके जाते हैं, और वो भी हमारी बहुत अच्छी चल रही है। पिछले महीने 30 पेशेंट हमने, पीजीआई है, चाहे वो कुरुक्षेत्र है, चाहे यमुनानगर है, जो भी जहाँ जाना चाहते हैं हमने उनको ट्रांसफ़र किया। खेल नीति की अगर बात की जाए तो युवाओं के लिए तो किस तरह का उनको वो देखने को मिल रहा देखिए 5 साल, साढ़े 4 साल पुरानी बात है। मैं आंशिक अनशन पर बैठा था, अब्बा बहन, वहाँ का बाज़ार चौड़ा करने की बात हो रही थी। और बबैन में आपको पता होगा कि दोनों तरफ खोखे हैं, और खोखों को उठाने की बात हो रही थी, क्योंकि वो लोग उसी पे जीविका पे अपना जीवन यापन करते हैं। तो हमने वहाँ पे 15 दिन का अनशन रखा और ये कहा कि या तो सड़क चौड़ी ना करें, अगर इतनी सड़क चौड़ी ही करनी है तो इतनी करें कि दोनों तरफ से खोखे जो हैं वो उठाने ना पड़े। सरकार ने खैर हमारी मानी, खोखे वहीं रहे। तो जब मैं वहाँ बैठा था तो कुछ बच्चे लाइन में, लड़कियाँ थी, 25 बच्चे के करीब थे, जो मेरे सामने से दोपहर को 3-4 बजे का टाइम था निकले। किसी के पैर में चप्पल थी, किसी ने ट्रैक पैंट पहनी हुई थी तो ऊपर कुछ पहना हुआ था। मतलब वो खेलने के तो लग रहे थे, परंतु उनका पूरी वेशभूषा जो है अलग थी। तो अगले दिन मैं बबैन में खेल कबड्डी नर्सरी है वहाँ पे गया, उन बच्चों से बातचीत की, तो पता लगा कि वो बच्चे अपने घर से ग्राउंड पे खेलने आते हैं और खेल के वापस चले जाते हैं। तो मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब तक टूर्नामेंट एक बच्चा ना खेले, एक दूसरे के साथ जब तक कोई प्रतियोगिता ना हो, तब तक बच्चे के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का उधार नहीं होता, उसके अंदर कोई स्मार्टनेस नहीं आती। तो वहाँ का ग्राउंड ठीक कराया, उन बच्चों को किट दी, उनकी डाइट का ध्यान रखा। तो वो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैंने उन बच्चों के ऊपर हाथ रखा। आज वो बच्चे सारे हरियाणा में दूर दूर खेलने के लिए जाते हैं और कोई ना कोई ट्रॉफी जीत के लेके आते हैं। उसके बाद मैंने उस दिन वो नर्सरी गोद ली। उसके बाद 5 नर्सरी मैंने और गोद ली हैं, जो कि गुड़ा की एक नर्सरी है, छलुंदी की है, संगोर की है, खैरी की है, रुड़की की है। संगोर में तो आप जाके देखेंगे हमने ऐसा ग्राउंड बना दिया है कि अब लाइटें वहाँ हमने लगवा दी हैं। बच्चे दिन रात जब भी समय मिले उनको मेहनत अपना आके ग्राउंड में मेहनत कर सकते हैं, अपना खेल खेल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप देखें अभी तो हमने सिर्फ संगौर में लाइटें लगवाई, धीरे धीरे करके सभी ग्राउंड में हम, अगला मुहिम यही है कि ग्राउंड में लाइटें लगवाएंगे ताकि रात देर तक बच्चे अपनी प्रैक्टिस कर सकें। तो महिलाओं के लिए किस तरह का, जिस तरीके से सिलाई सेंटर भी खोले जा रहे हैं,
लड़कियों के लिए ब्यूटी पार्लर की क्या किस तरह की सुविधा की जाए? देखिए, पहले जो परिवार होते थे, संयुक्त परिवार होते थे, जॉइंट फैमिलीज होती थी। अब आप जानते हैं कि सभी इंडिविजुअल में कन्वर्ट होता जा रहा है, जो कि ठीक तो नहीं है, परंतु जब एक समाज इस तरीके के रुख के ऊपर चल दे तो हमें समाज के साथ ही रहना है। और कोई अनहोनी हो जाए तो हमारी सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि बच्चे और जो नारी शक्ति है उसका क्या होगा। उस चीज़ को देखते हुए हमने सिलाई सेंटर खोलने शुरू किए। छठा सिलाई सेंटर अभी मैंने परसों बपदा में खोला, और बड़ौदा में हम खोल चुके हैं, मथाना में खोल चुके हैं, सबसे पहले हमने बदरपुर में खोला था। तो इस तरीके से हम सिलाई सेंटर खोल रहे हैं कि जिससे मैं कहता हूँ कि वो अपने घर घर के भी कपड़े सिल लें तो भी एक बहुत बड़ी बचत होती है। अगर वो लेडी आस पड़ोस के कपड़े सिलना शुरू करे तो 5 से 10 हज़ार रुपये महीने की एक एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है, जिससे कि वो दो वक्त का चूल्हे में अपना योगदान दे सके और अपने बच्चों को पढ़ाने में अपना योगदान दे सके। तो थोड़ा राजनीति के बारे में प्रकाश डाले तो राजनीति के बारे में क्या समीकरण रहेंगे? आगे 2024 लगने वाला है, चुनाव की तैयारी सभी लोग कर रहे हैं, तो क्या सोच रखते हैं सर? देखिए, मुझे हल्के की जनता बहुत प्यार दे रही है, मैं उनका तहे दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो मान सम्मान मेरे बुजुर्ग मेरा करते हैं, जो यंग जनरेशन है वो मुझे चाहती है, छोटे छोटे बच्चे मुझे चाहते हैं। एक नई चीज़ मुझे देखने को मिली। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव है। कहीं भी छोटा सा बच्चा मुझे मिल जाए उससे बात करने का मन करता है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ऐसे ही किसी व्यक्ति से भी सीखा जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम गुरु से ही सीखें। एक छोटे से बच्चे से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आजकल उनमें क्रेज़ है कि अपने जन्मदिन पे वो मुझे बुलाते हैं और उनके साथ जन्मदिन मनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बात है 2024 के इलेक्शन की। देखिए, मेरे हिसाब से उस व्यक्ति को राजनीति में जाना चाहिए जो समाज सेवा के लिए समर्पित हो। क्योंकि आमतौर पे आपने देखा है आईएएस आईपीएस शपथ लेने के बाद या कोई मंत्री शपथ लेने के बाद यही बात कहता है कि मैं समाज की सेवा करूँगा। और हमने 15 सालों में देखा है कि किस तरीके से लाडवा हलके का क्या विकास हुआ, वो आपके सामने है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो साफ दिख रहा है मैं वो वाली बात कर रहा हूँ। तो मेरा ये प्रण है कि अगर लाडवा की जनता ने मेरा साथ दिया, मेरे ऊपर आशीर्वाद रखा, मुझे सिर पे हाथ रखा, तो हरियाणा में नंबर 1 हलका बना के दिखाऊंगा मैं लाडवा हलके को। और ऐसे काम करके दिखाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं किए होंगे। हमने एक मुद्दा उठाया था, बहुत से काम हैं, बहुत से गांव में बसें नहीं जाती। नारायणगढ़ माजरी एक जगह है, आपको सुन के ताज्जुब होगा कि आज के दिन भी वहाँ पर स्वर्ग आश्रम नहीं है। और जब मेरे संज्ञान में ये बात आई तो मीडिया के माध्यम से बात की गई, और मैंने 2 कनाल जगह भी वहाँ लोगों को कहा कि मुझे दिखाओ कहीं, अगर मिल जाए तो हम इसको बनाते हैं। वो तो अब सरपंची के जब इलेक्शन थे, जो सरपंच बने हैं उन्होंने 2 कनाल जगह वहाँ पर दे दी है। अब उसके लिए जो भी कंस्ट्रक्शन का कार्य होगा, जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी, मैंने सरपंच साहब से मिलकर कहा है कि मैं आपके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के सब काम में आपके साथ हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस तरीके के बहुत से काम हैं जो हर रोज़ की ज़रूरतों के काम है, पहले हमें उसको टच करना है। कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, किसी को स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत है तो हम उसका निदान कैसे करें। बच्चों की शिक्षा की बात है, बच्चों के खेल की बात है, क्योंकि आज जो बच्चों के खेल की बात करें, हमारे पास साधन ही नहीं है। हम देखते हैं कि वो बच्चे एक वैसे उबड़ खाबड़ सा ग्राउंड है और नेट लगाया वैसे खेलने लगे। अगर उनको किसी स्टेट लेवल पे या कहीं भी खेलने के लिए भेजें तो वो वहाँ पे वो खेल ही नहीं सकते, क्योंकि उनको उस मैदान की बिल्कुल भी आदत नहीं है। तो इस तरीके के बहुत से काम हैं जो करवाने हैं, और मैं वायदा करता हूँ अगर आप लोगों ने, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो ये सारे काम करवा के दिखाऊंगा। सर, जिस तरीके से हमारा जो युवा पीढ़ी है वो नशे की लत में लगातार पड़ता जा रहा है, तो उसके लिए भी क्या समय समय जागरूक किया जा रहा है लोगों को? देखिए, ये जो आपने बात कही बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसके बारे में मेरी बहुत सी पेरेंट्स से बात होती है। बच्चों का देखो, सबसे पहले पता लगता है घर अपने माँ बाप को। कुछ बच्चों का जब मेरे नॉलेज में पता लगा कि ये बच्चे नशा करते हैं, जब मैं उनके माता पिता से मिला तो बड़ी अजीब सी बात है कि माता पिता को बुरा लगा इस बात का सुन के कि भी मेरा बच्चा, आप क्या बात कर रहे हो, मेरा बच्चा कोई नशा नहीं करता। हालांकि उनको पता था कि उनका बच्चा नशा करता है। देखिए, ये जागरूकता हमारे समाज के लोगों में आनी ज़रूरी है, तभी किसी चीज़ को हम दूर कर सकते हैं। अगर सारा समाज इकट्ठा होके, सभी पेरेंट्स मिलके, सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाएं मिलके इसके साथ चलेंगी तो ये नशा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको दूर कर सकें। परंतु हमारे अंदर जब तक जागरूकता नहीं होगी, इसको ख़त्म करने की हमारे अंदर जज्बा नहीं होगा, तब तक ये ख़त्म नहीं होगा। एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता जब तक सभी लोग इकट्ठे होकर इसके साथ ना चलें।
आपसे जुड़ने के लिए लोग क्या करेंगे? मेरे से जुड़ने के लिए मैंने कहा, मैंने बहुत कोशिश की कि माँ बाप से ही बात करें, वही मानने को तैयार नहीं है। हालांकि उनको पता है अब किसी बच्चे की अगर गलती को छुपाया जाए तो गलती उस बच्चे को और ज़्यादा वो मिलता है कि भाई मेरे को तो माँ बाप कुछ कहते नहीं। तो और लोग, जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं, जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, लाडवा की 37 संस्थाएं जो जुड़ी हुई हैं, वो मेरे साथ चलें, इस बात में देखें, उस बच्चे को हम पकड़ें भी, उसको ये चीज़ कहाँ से मिली, उसके आगे उससे कहाँ मिली, तो हम एक चेन बना के हम बड़ी दूर तक जा सकते हैं। जी जी जी। अगर मेरे से आपने जुड़ना है, मेरा नंबर है 82 782 82 एक मिस्ड कॉल इस पे दें और आप मेरे से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। किसी भी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है, आपका नंबर सबका मेरे पास आ जाएगा और मैं आपसे बात करूँगा। और इस मामले में जैसे नशे की बात है, कोई और भी काम है जो मेरे से हो सकता है जाने अनजाने छूट रहे हों, किसी भी प्रकार की सहयोग की बात है, तो आप उस पर आप नंबर पे डायल करें, आपका नंबर मेरे पास आएगा और आपके पास एक व्हाट्सएप आएगा। आप उस पर लिख के, उस पर व्हाट्सएप नंबर पे बात करके कैसे भी मेरे को आप अपनी बात बता सकते हैं। लाडवे हल्के की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे लास्ट में? देखिए, मैं आज का टाइम और पुराने टाइम में बहुत फ़र्क पड़ गया है। लोग बड़े जागरूक हो गए हैं, अपनी वोट का अधिकार वो जानते हैं कि कहाँ मुझे वोट डालनी चाहिए, कहाँ नहीं। आज आप देखते हैं कि जब हमने नगर पालिका का इलेक्शन लड़ा, लोगों ने पूरा आशीर्वाद दिया, साक्षी खुराना जी के साथ था, तो लोगों ने कुछ ने कहा कि शायद मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, परंतु ऐसा नहीं था, क्योंकि साक्षी खुराना जो है मेरी बहन है और भाई का फ़र्ज़ बनता है अपनी बहन का साथ देना। तो मैंने बहन का साथ दिया और लोगों ने आशीर्वाद दिया। अब हमने जिला परिषद के इलेक्शन हुए, 4 वार्ड में हमारे कैंडिडेट थे, 2 हमारे बैनर के नीचे थे और 2 को हमने वैसे खुला समर्थन दिया। तो चारों के ऊपर जनता ने आशीर्वाद दिया और वो जीते। 3 और जो जिला परिषद के मेंबर हैं वो भी हमसे जुड़े कि ये आपके कामों, मेरे कामों को देखते हुए, मेरी दूरदृष्टिता को देखते हुए वो मेरे से जुड़े। 7 मेंबर आज के दिन हमारे पास हैं। तो मेरा कहने का भाव यही है कि जनता का प्यार मुझे बहुत मिल रहा है और ऐसे ही आप अपना प्यार बना के रखें। आने वाले समय में 2024 जब आएगा, असली लड़ाई हमारी 2024 की है और आप जब मुझे आशीर्वाद दोगे, किसी भी प्रकार से आपको निराश नहीं करूँगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये संदीप गर्ग जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं और काफ़ी समय से लोगों के बीच में निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। उनका बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि जो आम जनता है, उनकी कोई भी समस्या होगी वो सीधे मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरे सहयोगी अनिल शर्मा के साथ मैं पाल कश्यप, पंजाब के GTV इंद्री, लाडवा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।